हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमलेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास बीएससी थर्ड के मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट पेपर है आपका लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, रेखिक बीजगणित एवं संख्यात्मक विश्लेषण के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक अपनी आगामी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, जो आपको आपके पेपर में एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने में आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो भी थ्योरी वाले पेपर है उनमें आपको डेफिनेशंस प्रॉपरली पढ़कर जाना है। जो भी डेफिनेशंस होती हैं वो जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें डेफिनेशन आपको जरूर पूछी जाती है। तो आपको कौन कौन सी डेफिनेशन या परिभाषाएं पढ़ के जाना है यूनिट नंबर फर्स्ट से, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक मिलेगा वेक्टर स्पेस, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं सदिश समष्टि। तो आपको सदिश समष्टि की डेफिनेशन पढ़ के जाना है एक उदाहरण के साथ। दूसरा वेक्टर सब स्पेस, सदिश उप समष्टि, ये एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप में आपको मेनली डेफिनेशंस ही पूछी जाती है। अगर उसके और में मान लीजिए क्वेश्चन भी आता है तो आप डेफिनेशन पढ़ के जाएंगे, आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, रेखिकता, स्वतंत्रता और परतंत्रता। ठीक है ना, एक ये परिभाषा आपको प्रॉपरली पढ़ के जाना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, रेखिकता, स्वतंत्रता और परतंत्रता से संबंधित। ठीक है ना, तो यहां पर आपको सेकंड नंबर पर डेफिनेशन पढ़ के जाना है। इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस, रेखिकता, स्वतंत्रता और रेखिकता, परतंत्रता। इसके अलावा थर्ड डेफिनेशन आपको इस चैप्टर से या इस यूनिट से पढ़ के जाना है बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि का आधार। ये एक और परिभाषा जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्योंकि देखो वेक्टर स्पेस की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपको करने को आता है तो आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं, क्योंकि जो रूल्स हमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में बताए गए हैं वही रूल उसके क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना है। सेकेंड नंबर की अगर बात करें रेखिकता, स्वतंत्र और परतंत्र सदिश के, इसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको अगर डेफिनेशन उसकी परिभाषा याद है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आधार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वो आधार आप रेखिकता, स्वतंत्रता पढ़ेंगे तो उसी में से आप आधार को भी आसानी से समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हुई बात कि आपको कौन कौन से डेफिनेशंस को ध्यान रखना है और उनको पढ़कर जाना है। अब बात करते हैं हम थ्योरम्स पर। प्रमेय की अगर बात करें तो इसमें एग्जिस्टेंस एंड डायमेंशन थ्योरम आपको पढ़कर जाना है। अस्तित्व प्रमेय और वीमा प्रमेय, ऐसे दो प्रमेय आपको मिलेंगे। ठीक है, आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं या नोट्स से पढ़ रहे हैं, उसमें आपको अस्तित्व और वीमा प्रमेय मिलेगा इस यूनिट में, तो आपको उसको भी प्रॉपरली पढ़ के जाना है। इसके अलावा कुछ सब स्पेस से संबंधित थ्योरम भी मिलेंगे। ठीक है ना, सब स्पेस या उप समष्टि से, जिसमें मैं आपको बता देता हूं जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका। एक तो है सिद्ध कीजिए दो उप समष्टियों का सर्वनिष्ठ भी एक उप समष्टि होता है। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस। तो एक थ्योरम आपको ये पढ़ना है, मैंने आपको स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो उप समष्टियों का सर्वनिष्ठ भी एक उप समष्टि होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस, ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा एक और थ्योरम है, दो उप समष्टियों का संघ भी एक उप समष्टि होता है यदि और केवल यदि वो एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन्ड इन अदर। ये वाला आपको थ्योरम पढ़ना है सब स्पेस से रिलेटेड। इसके अलावा आपको रेखिकता, स्वतंत्रता और रेखिकता, परतंत्रता पर आधारित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। और आधार से संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकता है, जो जैसे रेखिकता, स्वतंत्रता और रेखिकता, परतंत्रता या लीनियर डिपेंडेंस के क्वेश्चन आएंगे, सेम बेसिस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सेम आधार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो इस यूनिट से मैंने रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई जो आपको पढ़कर जाना है, और इसके अलावा जो थ्योरम्स है, जो प्रमेय है, और कुछ एग्जांपल्स जो आपको इससे पढ़ना है। यहाँ एलआई और एलडी से कंफ्यूज मत होना। एलआई मतलब है लीनियर इंडिपेंडेंस, रेखिकता, स्वतंत्रता। एलडी मतलब है लीनियर डिपेंडेंस, मतलब रेखिकता, परतंत्रता। ठीक है ना, तो ये बात हुई यूनिट नंबर फर्स्ट की। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड पर।
यूनिट नंबर सेकंड में भी आपको कुछ थ्योरी मिलेगी, कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो जो भी थ्योरी वाली यूनिट्स हैं उनमें आपको डेफिनेशंस प्रॉपर्ली पढ़कर जाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि डेफिनेशंस ही पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, उनमें भी आपको डेफिनेशंस के बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यूनिट नंबर सेकंड की अगर बात करें तो यूनिट नंबर सेकंड में आपको सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक रूपांतरण। मैं और बता दूं आपको, इसके और कुछ भी नाम है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो इसका एक और नाम है लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग भी इसके क्या नाम हो सकता है, या इसकी जगह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह लीनियर मैपिंग भी पूछ लेते हैं, सकते हैं। हिंदी में बता दूंगा क्या है। इसके अलावा एक और नाम है इसका वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। तो कुल मिलाकर अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, इन तीनों में से किसी की भी डेफिनेशन आपको पूछी जाती है तो तीनों की सेम ही डेफिनेशन लिखना है। हिंदी में इसको रैखिक रूपांतरण बोलते हैं, रैखिक प्रतिचित्रण भी बोलते हैं, या सदिश समष्टि समाकारिता भी इसे कहा जाता है। तो तीनों का नाम अलग अलग है लेकिन लिखना एक ही डेफिनेशन है तीनों में। दूसरा आपको आ सकता है इसमें कोशिएंट स्पेस। कोशिएंट स्पेस के बारे में आपको पढ़ना है, या इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विभाग समष्टि। तो एक विभाग समष्टि की परिभाषा आपको पूछी जा सकती है इस यूनिट से, ठीक है ना। तो ये है यूनिट सेकंड में डेफिनेशंस आपको कौन कौन सी पढ़ना है। अब हम बात करते हैं थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स की, कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें करके जाना है। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल बेस्ड ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो रैखिक रूपांतरण है या लीनियर मैपिंग जो है, रैखिक रूपांतरण है, उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है। इसका एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना, और उसको आपको प्रूफ करने को आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास T एक प्रतिचित्रण है, T की जगह F हो सकता है, फाई हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया है। ये दिया है आपका V3R से V2R, ठीक, V3R से V2R में एक मैपिंग दी गई है जो इस तरह से दी गई है कि T X Y Z इक्वल टू YZ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आपको डिफाइन करके दिया जाएगा। ये क्वेश्चन रहेगा पूरा कि T जो है V3R से V2R, ये जो V3R लिखा ना, V3R का मतलब ये है कि जो मैपिंग ली जाएगी वो 3 एलिमेंट्स की ली जाएगी। V3 का मतलब ये होता है। तो यहां पर देखो XYZ की मैपिंग ली गई है T, और किसमें मैपिंग मिल रही है आपको, V2R में। V2R में मतलब जो इसकी मैपिंग होगी उसके इक्विवेलेंट जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, इसलिए यहां पर V2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये डिफाइन करके दे दिया आपको क्वेश्चन में, और आपसे बोला कि सिद्ध कीजिए कि ये T एक रैखिक रूपांतरण है, या प्रूव दैट T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है ये वाली, T A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू A इंटू टी अल्फा प्लस बी इंटू टी बीटा, ऐसा आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये हुई बात यूनिट नंबर सेकंड में एक टाइप का एग्जांपल। दूसरे टाइप के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो आ सकता है आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पर आधारित, आइगन मान और आइगन सदिश पर आधारित कोई क्वेश्चन आ सकता है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी केवल एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली करके देखना है, फिर वो यहां किस तरह से भी डिफाइन करके दे दे, आप हर क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम आइगन मान और आइगन सदिश में 3x3 का कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है ना। फिर आपको चाहे क्वेश्चन 2x2 का है या 3x3 का है, आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं। आइगन मान और आइगन सदिश या आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, इनका एक और नाम है कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है ना। इसका एक और नाम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आइगन को ही कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, हिंदी में उसको अभिलाक्षणिक बोलते हैं, अभिलाक्षणिक मूल एवं अभिलाक्षणिक सदिश। तो ये अलग नाम से भी आ सकता है। अभी मैंने यहाँ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स लिखा, हो सकता है आपको क्वेश्चन वही दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द आइगन
फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, या निम्न आव्यूह के अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए, तो भी वही है, आइगन और अभिलाक्षणिक इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है डायगोनल मैट्रिक्स का या विकर्णीय आव्यूह का। यदि आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स निकालना आ गया एक बार, तो आप विकर्णीय आव्यूह का भी क्वेश्चन प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है यूनिट नंबर 2 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और डेफिनेशंस। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 की अगर बात की जाए तो इसमें भी कुछ डेफिनेशंस आपको ध्यान रखना है या पढ़कर जाना है। उनमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है इनर प्रोडक्ट की। इनर प्रोडक्ट को हिंदी में बोला जाता है आंतरगुणन। तो आंतरगुणन की परिभाषा कर पढ़ना है, इनर प्रोडक्ट स्पेस आंतरगुणन समष्टि, ठीक है। इनर प्रोडक्ट अलग है, इनर प्रोडक्ट स्पेस अलग है, ठीक है ना। तो ये इनर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट स्पेस मतलब आंतरगुणन और आंतरगुणन समष्टि, इन दोनों की डेफिनेशंस आपको पढ़कर जाना है। इसके अलावा एक होता है ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है ना, या लांबिक आधार, ठीक। इस लांबिक आधार की परिभाषा आपको पढ़कर जाना है। तो ये हुई डेफिनेशंस यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड। इसके अलावा आपको अगर कुछ थ्योरम्स की अगर बात की जाए तो थ्योरम्स में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज असमीका। एक त्रिभुज असमीका पढ़ के जाना है। दूसरा है कोशी स्वार्ज इनइक्वलिटी या कोशी स्वार्ज असमीका। ये दूसरे नंबर की एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी है। मतलब ट्रायंगल इनइक्वलिटी और कोशी स्वार्ज इनइक्वलिटी में से दोनों में से कोई ना कोई एक इनइक्वलिटी जरूर आती है। तो ये दोनों में से एक प्रॉपर 100% आता है, इसलिए आपको इनको दोनों को पढ़कर जाना है। इसके अलावा एक होता है इसमें ग्राम स्मिट आर्थोगोनल प्रोसेस, ठीक है ना। ग्राम स्मिट आर्थोगोनल प्रोसेस या ग्राम स्मिट लांबिक आधार निकालना या प्रसामान्य लांबिक आधार निकालने को यदि आपको आता है तो आपको उसको भी पढ़कर जाना है। इसके अलावा इसमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में इनर प्रोडक्ट पर आधारित कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस पर आधारित कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे और डेफिनेशन अगर आपने प्रॉपरली पढ़ी तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थी बात यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 अगर आपकी बात की जाए तो सिलेबस में सबसे छोटी यूनिट है, तो इसको तो आप प्रॉपरली पढ़कर ही जाए जिससे कि आप 8 मार्क्स जो है वो पूरा कवर कर सके इस यूनिट से। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 पर, ठीक। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 ये है आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, ठीक है ना, या संख्यात्मक विश्लेषण की। यहां पर आपको कोई डेफिनेशन या कोई थ्योरी नहीं आएगी, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। और वो भी न्यूमेरिकल्स जो है कुछ मेथड्स हैं उसमें जो मैंने सेलेक्ट की है और उन मेथड्स को आपको पढ़कर जाना है, ठीक है ना। एक चीज मैं बता दूं आपको यूनिट नंबर 4 और 5 के लिए, क्योंकि यहां पर आपको हो सकता है जरूरत पड़ जाए किसी नंबर की 2.37 का क्यूब निकालना इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल है, टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी तो आप इसका क्यूब निकालना। तो आप यहां पर 2.37 को 3 बार तो गुणा करने नहीं जाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। तो ये मैं बता दूं आपको यूनिट नंबर 4 और 5 के लिए आपको इस पेपर में, फर्स्ट पेपर में कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। आप अपने साथ कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं और लेकर ही जाना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि इसके क्वेश्चंस यूनिट नंबर 4 और 5 के बगैर कैलकुलेटर के आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सिंपल कैलकुलेटर जो होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर नहीं जाना है। जो सामान्य कैलकुलेटर होता है, नॉर्मल जो कैलकुलेटर है उसी को आपको लेकर जाना है और वो अलाउ भी रहेगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 4 में अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहला जो मेथड आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि मैंने तीनों को मेथड को एक साथ इसलिए लिखा है यहां पर, ये जो तीनों मेथड है इनमें सिर्फ फार्मूला चेंज है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में, ठीक है ना। तो आपको बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और सिकेंट मेथड है। हिंदी में इसको बोलते हैं बाइसेक्शन को विभाजन विधि या समद्विभाजन विधि, रेगुलर फाल्सी या फाल्स पोजीशन भी बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोला जाता है मिथ्या स्थिति विधि, और सिकेंट मेथड को हिंदी में छेदक विधि बोला जाता है। इन तीनों में केवल फार्मूला चेंज है, बाकी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है और सेम तरीका, उसमें सेम मेथड यूज होगी। तो ये ध्यान रखना, केवल इनका इसमें से एक कोई भी आप मेथड सॉल्व करके देख ले प्रॉपर्ली। जैसे रेगुलर फाल्सी आप करके देख लेते हैं तो आपको फिर सिकेंट और बाइसेक्शन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको उनका फार्मूला याद रखना है कि बस उतना ही चेंज है, केवल फार्मूला चेंज होगा। तो बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी और सिकेंट में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
न्यूटन रैप्सन मेथड है इसमें, इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड इस यूनिट से। न्यूटन रैप्सन मेथड को आपको प्रॉपर्ली पढ़ के जाना है, उसका एक क्वेश्चन कोई भी करके देख लेना। इसके बाद इंटरपोलेशन आता है या अंतर्वेशन, जो इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें आपको न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन से डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला या हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र, ये विभाजित अंतर सूत्र आपको पढ़ के आना है। और लैग्रांज का जो फार्मूला है, लैग्रांज की जो विधि है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके जाना। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको इन तीन मेथड में से किसी एक का एक क्वेश्चन कोई भी करके देखना, बाकी दो का केवल फार्मूला याद रखना है। सेकंड जो मैंने बताया न्यूटन रैप्सन का, इसका एक क्वेश्चन करके देखना, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का एक क्वेश्चन करके देखना, और लैग्रांज का जो फार्मूला है उसका आपको एक एक क्वेश्चन सिर्फ करके देखना है, क्योंकि सिर्फ आपको इसमें मेथड आनी चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर से मैं बोलूंगा कि इस यूनिट के लिए आपको कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, इसलिए आप लेकर जा सकते हैं। अब हम बात करें यूनिट नंबर 5 की, यह भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें भी मैंने जो रेंज बनाई है वो कुछ इस तरह से बनाई है जो एक दूसरे से रिलेटेड मेथड्स हैं। तो सबसे पहले यूलर्स मेथड, रुंगे-कुट्टा सेकंड और फोर्थ ऑर्डर मेथड। ये रुंगे-कुट्टा जो है, यूलर्स मेथड को हिंदी में हम आयलर विधि बोलते हैं, रुंगे-कुट्टा तो सेम है, रुंगे-कुट्टा द्वितीय कोटि और चतुर्थ कोटि की विधि, ठीक है ना। इनमें भी केवल इन दोनों मेथड की अगर बात की जाए तो इन दोनों मेथड में मतलब दो इसकी हो गई रुंगे-कुट्टा की और एक हो गई यूलर्स, इनमें भी केवल और केवल आपको फार्मूला चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन एक जैसा आता है तीनों मेथड में। और करने का तरीका, मतलब मैं वही बता रहा हूं, केवल फार्मूला चेंज होगा और बाकी करने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है ना। एक इसमें आती है एलयू डिकम्पोजिशन एंड चोलेस्की मेथड, ठीक है ना। तो एलयू डिकम्पोजिशन, एलयू वियोजन विधि और चोलेस्की विधि, ये दोनों विधि एक दूसरे से रिलेटेड है, मैट्रिक्स पे आधारित विधि होती है। अगर आप एलयू वियोजन कर लेते हैं तो चोलेस्की करने की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, केवल एल और यू, जहां पर उसमें एल मतलब एलयू डिकम्पोजिशन में आपको एल मैट्रिक्स और यू मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, चोलेस्की में आपको सिर्फ एल की जरूरत पड़ती है और उसी का एल डैश हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों मेथड एक जैसी है, दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन करना है और दूसरी में एल मतलब जो यू मैट्रिक्स है उसकी जगह कौन सा मैट्रिक्स यूज हुआ है ये केवल देखना है आपको। इसके अलावा जेकोबी विधि, ये थोड़ी सी डिफरेंट है इनसे, लेकिन बहुत सिंपल है। जेकोबी विधि का एक क्वेश्चन करना है। गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है ना। तो गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। गॉस एलिमिनेशन को हम गॉस की विलोपन विधि भी बोलते हैं और गॉस जॉर्डन तो मैथमेटिशियन के नाम पर ही है, गॉस जॉर्डन हिंदी में भी उसको यही बोला जाता है। तो आपको इसका भी एक क्वेश्चन करके देखना है। दोनों के बीच का मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं, एलिमिनेशन और इसका। जैसे कि एलिमिनेशन में क्या होता है, जब भी आप गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो उसमें आपको एक मैट्रिक्स बना मिलेगा या मैट्रिक्स बनाओगे आप क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे यहां हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इधर कुछ भी 8 ले लिए, 9 10 11, इधर 12 ले लिया, ठीक। अगर आप गॉस की एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या करना होता है, आपको इन तीन पोजीशन के एलिमेंट आपको जीरो बनाना है। ये तीन एलिमेंट्स आपको क्या करना है, जीरो बनाना है। आगे आप सॉल्व करोगे मेथड, क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इस गॉस एलिमिनेशन में आपको ये तीन एलिमेंट जीरो बनाने होंगे। इन तीन एलिमेंट को आप जीरो बनाकर इस मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको गॉस जॉर्डन में क्या करना है, जब आप गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करेंगे तो सेम आपको जो आप गॉस एलिमिनेशन में कर रहे हैं सेम वैसे ही करते जाना है। केवल और केवल एक डिफरेंस इसमें यह आएगा कि इन तीन की जगह आपको इसमें एक चौथा एलिमेंट भी यहां पर जीरो बनाना होगा। तो ये तीन तो बनेंगे, एक फोर्थ एलिमेंट ये भी बन जाएगा जीरो। ये किसमें होगा, आपका गॉस जॉर्डन मेथड में होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको डबल मेहनत ना करने पड़े। आप एलिमिनेशन को एक बार प्रॉपर्ली पढ़ें, एलिमिनेशन में ये तीन जीरो बनाए और इन तीन जीरो के अलावा अगर चौथा यहां भी आपने जीरो बना दिया तो वो मेथड कौन सी, उसमें किससे सॉल्व हो जाएगा, वो गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मेथड है इसमें, प्रिडिक्टर करेक्टर फार्मूला। ये मिलने नाम से भी आता है या मिलने सिम्पसन नाम से भी आता है। प्रिडिक्टर करेक्टर या प्रवक्ता संशोधन विधि, एक ये क्वेश्चन है, इसका भी आपको एक क्वेश्चन करके देखना है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं और इसको देखकर अपनी तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे अंक, अच्छे मार्क्स इस पेपर में लेकर आ सकते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।